Hello, students of class 10th. Welcome to the Crazy Streak 16. In today's lecture, we are going to discuss on types of chemical reactions, and we will more focus today on combination reaction and decomposition reaction. In previous lecture, we have completed the basic of chemical reaction and equation chapter. That is, what is chemical change and physical change, what is actually a change, and your chemical reaction, what is chemical reaction, chemical equation, characteristics, and some example we have discussed on the characteristic of chemical reaction. Okay, today in today lecture, as I have told, we will more focused on combination or addition reaction. Let's see quickly. uh, Let me tell you something. If you have any kind of doubt, you can comment me. Okay, and you can ask. I will surely answer your questions. Let's move ahead. What are the types of chemical reaction? There are different types of chemical reaction. First, we have to see what is combination reaction. Combination reaction is also known as direct combination और addition reaction. Combination reaction हमारी direct combination reaction भी उसे कह सकते हैं, addition reaction भी कह सकते हैं. तो होती क्या है, जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. एक सिंगल प्रोडक्ट, कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलजुल कर, यूनाइट होकर, रिएक्ट होकर, उन अपने पुराने बॉन्ड तोड़कर नए बॉन्ड बनाकर एक नया एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं. अगर ऐसी कहीं पर रिएक्शन आपको दिख रही है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो सकती है, और कंपाउंड के बीच में हो सकती है. लेकिन तीनों केसेस में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा होगा, एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा होगा. जनरल इक्वेशन देख लिए क्या है. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एलिमेंट कंपाउंड की बात करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, एक जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. इट इज़ पॉसिबल. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है. देखिए, ऑक्सीजन अगर भारी मात्रा में, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर मौजूद है तो कार्बन जो है कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन अपने रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. अगर कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा. और कभी कभी ये भी होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जब ऑक्सीजन और ऐड हो जाती है, और अमाउंट में ऑक्सीजन जब जाके ऐड हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब एग्जांपल्स देखते हैं. अब देखिए, सबसे मेन एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में जो गिवन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में. तो देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. मैग्नीशियम जो है कहते हैं मेटल है, और जो है कहते हैं ये जब बर्न किया जाता है इसे तो वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और वाइट ऐश में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. वाइट ऐश क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बर्न करने से पहले. क्यों? क्योंकि जो है कहते हैं क्योंकि अगर उसमें हमने उसको एयर में रखा हुआ है कुछ टाइम, तो हो सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया हो, कुछ अपने ऊपर कोटिंग बना ली हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की. तो ऐसा ना हो कि उसको रिएक्ट मतलब फिर से बर्न करने में कुछ प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हम लोग उसको क्लीन करते हैं. मैग्नीशियम रिबन इज़ बीइंग क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, सो द कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड, विच डज नॉट restrict the burning of magnesium. Okay, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखते हैं. जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बता चुका हूँ. H2 और O2 वाटर बना लिया, N2 और H2 ने रिएक्ट करा आपका अमोनिया बना लिया, Al और N2 एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लिया, H2 और Cl2 HCl बना लिया. ये आपके सब जो है कहते हैं एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहे हैं. अब देखिए NaCl आपका मिल रहा है, यहाँ पे FeS आयरन सल्फाइड बन रहा है. ठीक है, ये सब आपके एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रहे हैं, और ये आपका यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड आपको मिल रहा है. ओके, हाँ, तो ये सब आपके एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो गए हैं. यहाँ पे हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. अब देखते हैं कुछ कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन. अब जैसे H2O
और SO3, यानी कि आपका वाटर और सल्फर ट्राईऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके H2SO4 बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो विगरसली रिएक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम, ये भी आपका NCERT का मेन एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर एंड प्रोड्यूस calcium hydroxide, which is also known as slaked lime and which is used for whitewashing। वाइट वॉशिंग, घर में चूने की पुताई जो वगैरह होती है उसी को कहते हैं, ठीक है। NH3 और HCl यानी अमोनिया और जब आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब देखिए, आपको पीछे मैं बता चुका हूँ कि अमोनिया और जब HCl गैस के फॉर्म में दोनों आपस में एक साथ लाए जाते हैं तो सॉलिड रेसिड्यू बनाता है, जो है कहते हैं एयर में डेंस वाइट फ्यूम्स निकलते हैं अमोनियम क्लोराइड के। तो वही चीज़ है, याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पे ये आपके सब हो गए किसके बीच में, कंपाउंड के बीच में रिएक्शन। अब देखते हैं कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन या एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। H2 आपका O2 से रिएक्ट कर रहा है तो H2O2 बना रहा है, जो कि आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, PeRoxide। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखी है, ये आपके लिए, आपको मैंने एक टास्क दिया है। यहाँ पे आपको जितनी भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है आपको उसे बैलेंस करना है और कमेंट सेक्शन में जो है कहते हैं उसे आपको बैलेंस करके हमें देना है। तो जो भी बच्चा अगर जो है कहते हैं बैलेंस करके अगर हमें कमेंट सेक्शन में अगर भेजता है तो अच्छी बात है। इससे ये समझ में आएगा कि हाँ, उसका पढ़ने में कुछ अटेंशन है और वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पा रहा है। और बोर्ड के एग्ज़ाम भी करीब हैं और मैं इसी टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसी टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट काम होता है। यहाँ पे कंपाउंड ब्रेक होके जो है कहते हैं कुछ अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो कंपाउंड है यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट बन जाता है जो सिंगल कोई कंपाउंड है, और जब हम उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उससे जो चीज़ हमें मिल रही वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे है क्या एक्चुअल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कई तरीके के होते हैं। A decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which a reactant or a compound, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, in which a reactant यानी एक reactant या फिर compound कह सकते हैं, breaks down into two or more products, अपने आप को तोड़ लेता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। वहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रही थी, यहाँ पे एक कंपाउंड या एक रिएक्टेंट अपने आप को तोड़ा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। These reactions, अब नेक्स्ट देखिए, these reactions are done when reactant got energy to break down whether in the form of light, electricity or heat। यहाँ पे होता क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, बेसिकली आपके जो रिएक्टेंट हैं वो उनको चाहिए होती एनर्जी अपने आप को तोड़ने के लिए। कभी कभी बहुत सी चीज़ें हमारे घर में, जैसे मान लिए कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत नहीं, आटा मानिए, आटे का हमने आटा साना, ठीक है, बहुत बड़ा वो है लोई है। अब हम उसे तोड़ के जो है छोटी छोटी, मतलब नोच के या तोड़ के जो भी निकालेंगे छोटी छोटी लोई आटा, मतलब रोटी बनाने के लिए। तो वैसे ही होता है। तो हमें कभी कभी बहुत सी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पे भी वही है। तो हमको अगर मान ली ज़रूरत पड़ गई, हमें रिएक्शन करानी है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे उस रिएक्टेंट को, ऐसी एनर्जी देंगे जिससे वो अपने आप को खुद तोड़ेगा। दीज रिएक्शंस आर डन, ये रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट को एनर्जी मिलती है, चाहे वो लाइट के फॉर्म में मिले, चाहे लाइट मतलब सनलाइट की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिले यानी बिजली के फॉर्म में, या हीट के फॉर्म में एनर्जी मिले। तो अगर किसी रिएक्टेंट को जो है कहते हैं एनर्जी इन सब चीज़ों के फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में अगर मिल रही है, तो जो है कहते हैं वो अपनी रिएक्टिविटी और अपने कॉम्बिनेशन जो उसका मजबूत है कैसा है उसके हिसाब से वो अपने आप को तोड़ेगा, ठीक है, जैसे भी तोड़े, लेकिन वो अपने आप को तोड़ेगा। अब इसी के बेस पे आपके कई तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। जैसे आपका फोटोलिटिक हो गया, जिसको हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं, ठीक है। आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग थर्मोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक हो गया रिएक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब
हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज़ दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी के बेस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी मिल रही होगी रिएक्टेंट्स को हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होगा। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इटसेल्फ इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स आफ्टर एक्वायरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे आपका जो केमिकल रिएक्शन है, जो हो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे एक रिएक्टेंट यानी या एक कंपाउंड अपने आप को तोड़ता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, जब वो एनर्जी एक्वायर कर लेता है हीट के फॉर्म में। और बेसिकली क्या है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन में लिखा, आगे नहीं लिखा, लेकिन आपको बता दूँ जितने भी टाइप के हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ऑल आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, all are endothermic reaction, because we are giving energy whether in the form of heat, whether in the form of light, whether in the form of electricity. We are giving energy. When we give energy and the reactant absorb energy, here reactant are absorbing energy to break down, to make themselves potential, to make their potential to break down themselves into two or more products. दैट्स आई एम सेइंग। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी टू ब्रेक डाउन देमसेल्फ। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी, we are providing energy but they are not releasing energy, so they are the endothermic reaction. There is an exception case in the note point, as you can see, decomposition of vegetable matter into compost is an exceptional case. It is an exothermic reaction, because जब हम vegetable matter का जब decomposition होता है तो वो जो है कहते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो आपका जो है कहते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इन अदर वर्ड्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ कैरिड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एप्लीकेशन ऑफ हीट के बाद ही प्रोसेस होती है, रिएक्ट मतलब ये सब होता है, तो वो आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। सिंपल भाषा में लिखा है। सिंपल भाषा क्या है, मतलब कम शब्दों में लिखा है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैं आपको एग्जाम्पल्स पहले समझाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सल्फेट और हायर ऑक्साइड और नाइट्रेट, ज़्यादातर इन्हीं में आपको ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। बट कभी कभी ये कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो जब आप मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ये चैप्टर, तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका मार्बल कहलाता है या लाइमस्टोन कह सकते हैं। जब इसका हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी इसमें हीट ही जब इसको प्रोवाइड करते हैं, तो इसके पास इतनी ताकत आ जाती है कि अपने आप को तोड़ देता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि हमारा चूना होता है बेसिकली, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है ही। अगर इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पूछे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन, सो वी कैन से दिस इज एन endothermic reaction, it is an thermal decomposition reaction, and here calcium carbonate is breaking down itself into calcium oxide, which is our चूने को जो भी कहें वो कह सकते हैं, ठीक है। and it is releasing carbon dioxide. Here we can see the evolution of gas which is carbon dioxide. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसको टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, मेटल ऑक्साइड और AgO यानी सिल्वर ऑक्साइड का। तो कोई भी मेटल के ऑक्साइड जो है आपके थर्मल डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कमज़ोर होती है, तो ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो HgO यानी मरकरी, जो कि आपका रेड कलर का होता है, पीछे शायद मैं बता चुका हूँ, ये आपका टूटता है मरकरी में यानी सिल्वर वाइट कलर का, और जो है कहते हैं ऑक्सीजन साथ में प्रोड्यूस करता है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो क्या बना, मेटालिक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, मेटालिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए मेटालिक बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, मेटालिक कार्बोनेट मिल रहा है,
वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये चीज़ें आप लोग मेन पॉइंट नोटिस करते हुए चलिए। अब देखिए नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके NCERT के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, वो है आपका FeSO4। FeSO4 फेरस सल्फेट कहते हैं इसे। ये एक्चुअली में ग्रीन कलर का होता है, और जो है कहते हैं जब इसका हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 में, जो कि ब्राउन कलर का होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैसेस रिलीज करता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस हर जगह रिलीज़ करे ये ज़रूरी नहीं। ये डिपेंड करता है कि कितनी, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं आपकी। अब देखिए, आपका एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है। जब आप इसको इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि आपका येलो कलर का होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको नोट कर लिए, याद कर लिएगा, क्योंकि NCERT के एतबार से ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका ब्राउन कलर की गैस होती है, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। नाइट्रेट का वो हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमको मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहा है, और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, जब इसका डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। Pb3O4, ये आपका देखिए PbO है और एक Pb3O4 है, दोनों लेड के ही ऑक्साइड हैं, लेकिन ये हायर ऑक्साइड है। तो लेड के हायर, मतलब लेड के क्या, मेटल के जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वही आपके ज़्यादातर डिकम्पोज करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका डिकम्पोज कर रहा है स्मॉलर ऑक्साइड में, जो कि आपका है PbO लेड ऑक्साइड, और आपका ऑक्सीजन साथ में प्रोड्यूस कर रहा है। जिंक सल्फेट वाला देख सकते हैं, जिंक सल्फेट आपका डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में और SO3 गैस में। अब देखिए, नोट पॉइंट में मैं बता ही चुका हूँ पहले कि मेटल ऑक्साइड आपके वो नहीं होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज नहीं होते हैं। हीट प्रोवाइड जब उनको कर दिया है डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो आपका एक्सेप्शन केस में मरकरी ऑक्साइड आ जाता है और AgO आ जाता है, यानी सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और हायर ऑक्साइड मैंने बताया कि आपके जो, अब मेटल ऑक्साइड तो डिकम्पोज नहीं करता थर्मल डिकम्पोजिशन से, तो आपके जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं ये थर्मल डिकम्पोजिशन के वजह से। और इसका एग्जांपल Pb3O4 वाला आप लोग देख सकते हैं, जो कि लेड ऑक्साइड में, यानी स्मॉलर लोअर ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन साथ में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रेट्स वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उस एग्जांपल्स को देख लिए, उसके बाद में इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक। देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेटेलिक बार कार्बोनेट आपका हीटिंग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटेलिक कार्बोनेट्स में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। और जब हम मेटेलिक कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारा मेटेलिक ऑक्साइड में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब नाइट्रेट की तरफ आते हैं। नाइट्रेट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे NaNO3 थर्मल डिकम्पोजिशन में आपका कन्वर्ट हो रहा है NaNO2 में, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। KNO3 आपका KNO2 में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नाइट्रेट्स के जो आप देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, बायकार्बोनेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट्स, इन्हीं में आपको, और हायर ऑक्साइड्स में ही ज़्यादातर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। अब आपको ये बता, नीचे नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में मैंने क्या लिखा है, कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर stable enough that it can't be affected by heat to decompose itself into simpler product। यानी मेटालिक ऑक्साइड इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि उनको हीट का कोई असर ही नहीं पड़ता, और उनको चाहे जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं वो अपने आप को डिकम्पोज ही नहीं करते सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। लेकिन आपके एक्सेप्शन केस में HgO आ जाएगा और AgO आ जाएगा, यानी मरकरी का ऑक्साइड और सिल्वर का ऑक्साइड, ठीक। नाउ let's move ahead with a new type of decomposition reaction, which is electrolytic decomposition reaction, which is in short called as electrolysis. Lysis word always comes for breaking, okay. When there is a break in between anything, lysis word always come. Here electrolysis is
mean this. Okay. Electrolytic decomposition reaction. It is that type of chemical reaction in which a compound or a reactant break down itself after acquiring energy in the form of electricity. पीछे हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा कि ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक रिएक्टेंट, जिसमें हमारा कोई एक रसायन, जिसमें हमारा कोई कंपाउंड अपने आप को तोड़ता है. कब तोड़ता है? जब उसको एनर्जी हम प्रोवाइड कर देते हैं, जब वो एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है हीट के फॉर्म में. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी एक्वायर करता है, तो वो डिकम्पोज करता है. ठीक है. इट कैन बी डन. ये तभी किया जा सकता है. ये आपका बहुत मेन पॉइंट है. ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब की जा सकती है. ये तभी की जा सकती है जब आपका कोई कंपाउंड aqueous state में हो. What do you mean by aqueous state? When something is mixed with water, it can be called that it is aqueous. It is in aqueous state. Or what is molten state? Molten state, you know what is molten state, melting and all. Okay. एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट में अगर कोई आपका कंपाउंड या रिएक्टेंट मौजूद है, तो उसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो कंपाउंड आपका जो एक्वस और मोल्टन स्टेट में है वो ब्रेक डाउन कर लेगा अपने आप को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में. अब यहाँ पे देखते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? देयर इज़ अ नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रोड. दो इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है, एक एनोड और एक कैथोड की, और साथ में बैटरी की ज़रूरत है, डीसी बैटरी, नॉट एसी बैटरी. ओके. एंड किस लिए? कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके. वी आर प्रोवाइडिंग टू द एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट to a compound, and then it break down itself into 2 or more products. For example, you can see there is a most famous example of NaCl, which NaCl, molten NaCl is taken and electrolysis is being done. We are providing energy in the form of electricity to the NaCl, and NaCl break down itself into Na and Cl and get to their respective electrode. Okay. Sodium is in the form of solid. Chlorine evolve in the form of gas. Okay. And you can see another example, Al2O3, metallic oxide. Yeah, we have seen that in thermal decomposition we can't decompose any metal oxide because they are stable enough, so they are not affected by the heat. कुछ लोग कहते नहीं हैं बहुत मोटी की चमड़ी के हैं, इनको बातें नहीं समझ में आती, इनको जब तक मारो ना, बहुत ज़्यादा मारो ना, तब तक इनको कुछ नहीं समझ में आता. सिमिलरली यहाँ पे ये भी हमारे इलेक्ट्रोलिसिस जो है, ये जो कंपाउंड्स हम जो मेटालिक ऑक्साइड है बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं. हम कह रहे हैं बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, और ये इनको जो है कहते हैं ये बिजली का झटका देने से अपने आप को तोड़ते हैं. ठीक है. तो इनको बिजली का झटका दिया तो ये अपना टूट गए. ठीक. अब देखते हैं इसमें कुछ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना. आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अल्ट्रा प्रो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पानी का एग्जाम्पल सबसे यूनिक है. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस कब कराई जा सकती है? तब कराई जा सकती है जब कोई कंपाउंड एक्वस या मोल्टन स्टेट में हो. पानी तो लिक्विड स्टेट में होता है, और इसके बीच में तो हम लोग सोचते हैं कि पानी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट दैट्स टोटली रॉन्ग. यू आर इन मिसकंसेप्शन. देखिए, पानी आपका जो सब पानी आ रहा है, ये इसके अंदर आयंस मौजूद हैं, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं. अब आपको दिखाते हैं. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर नो आयंस इन देम. यानी प्योर वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. प्योर वाटर यानी आपका एसी वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया. ओके. तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस, फ्री आयंस मौजूद नहीं होते. और जो हमारा टैप वाटर होता है, अब देखिए पानी है, हमने सुना होगा समुद्र के अंदर पानी होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो वो और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. और टैप वाटर में या मिनरल वाटर है, ये सब आपके आरओ वाटर है, ये सब में कुछ ना कुछ आयंस होते हैं, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं. लेकिन अगर आपका प्योर वाटर है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा.
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप लोग काफ़ी समय से भ्रम में जी रहे हैं कि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, व्हाट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट्स द रॉन्ग फैक्ट, यू नो। ओके, ऑन एडिशन, अब देखिए यहाँ पे पानी को हम कैसे ऐसा करें कि पानी जो है कहते हैं पानी में इलेक्ट्रोलिसिस और H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए। ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट, एसिड और बेस विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट हेल्प्स वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम पानी के अंदर कुछ सॉल्ट मिलाते हैं, कुछ एसिड या कुछ बेस मिलाते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैटलिस्ट एक्चुअल में हमारा होता क्या है। कैटलिस्ट जो है कहते हैं आपका कैटलिस्ट की तरह सॉल्ट, एसिड और बेस जो उसके अंदर पानी के अंदर डालते हैं वो काम करता है, और तब जो है कहते हैं पानी हमारा आयंस की वजह से, आयंस मौजूद होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और तब वाटर जो है बहुत आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। इस रिएक्शन में आपका होता क्या है, बेसिकली H2O आपका उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और आपका कन्वर्ट हो गया H2 और O2 में। देखिए अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं उन सब की बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। बैलेंसिंग करके आप मेरे फ़ोन नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो है कहते हैं मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप हमको पर्सनली मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको रेशियो के बारे में समझाने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एतबार से। अब देखिए रेशियो के बारे में मैं समझाता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो होता है। कैथोड पे जो है कहते हैं H2 प्रोड्यूस होता है तो उसका मतलब 2 रेशियो होता है H, और एनोड पे आपका ऑक्सीजन जाता है तो 2:1 का रेशियो होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हाई कंसेप्ट है इसके पीछे। Let's move our today's last topic, that is photolytic decomposition, or which is also known as photolysis. It is that type of chemical reaction where lower compounds, what are lower compounds, made from less reactive element or elements, डिकम्पोज इटसेल्फ और ब्रेक डाउन इटसेल्फ व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से बना हुआ है, जब हम उसको सूरज में की रोशनी में या लाइट में उसको हम छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो वो अपने आप अब वो एनर्जी एक्वायर करके, उस सनलाइट की एनर्जी एक्वायर करके अपने आप को तोड़ देता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं सबसे एनसीईआरटी के 2 मेन एग्जाम्पल। आपका AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में एक पेट्री डिश के अंदर रखा हुआ है, जो कि होता है आपका वाइट कलर में, और जब वो सूरज की रोशनी पाता है तो वो टूट जाता है Ag और Cl में। Cl क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन गैस आपकी लाइट ग्रीन, हल्की सी लाइट येलो ग्रीन कलर की होती है, और आपका जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का आपका सिर्फ पेट्री डिश में बचता है। ठीक है, AgBr है आपका पेल ब्राउन येलो होता है, और जब उसका जो है कहते हैं हम लोग जब उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, यानी जब उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो अपने आप का डिकम्पोजिशन करके Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। Br2 हमारी रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, और Ag हमें पता ही है ग्रे कलर की। अब नोट पॉइंट में देखिए, द अपर 2 फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इन अर्लियर टाइम्स। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टेल 2 रिएक्शन दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो आप ये दोनों रिएक्शन को वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यानी ये 2 रिएक्शन आपकी पहले के टाइम में जो है कहते हैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के तौर पे इस्तेमाल इन दोनों रिएक्शन का किया जाता था, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं H2O2। आपका जब H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब आपका इसको सनलाइट में रखा जाता है तो जो है कहते हैं ये अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर अलग हमारा बच जाता है और ऑक्सीजन गैस उड़ जाती है, और देर तक रखेंगे तो जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी, तो सूरज की गर्मी और वो एब्जॉर्ब करेगा तो H2O उड़ जाएगा स्टीम बन के, भाप बन के। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में
फिर से मिलते हैं। जो भी डाउट्स हो आप जो है कहते हैं बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको काम दिया है वो आप जो है कहते हैं कमेंट में मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको इसमें दे दूँगा, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक और लास्ट लेक्चर जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन keep yourself happy and in focus on your studies because your board exam is near.